आज की क्लास में। सो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बारिश तो नहीं, अभी तो ठीक है मौसम पहले से। पहले से तो ठीक है, आज फिर भी आज कोई त्योहार भी है ना, मुझे लगता है आज आज हिंदू रिलीजन का एक फेस्टिवल है। क्या है? मैंने पढ़ा था सुबह। कल है। कौन सा त्योहार है? नहीं नहीं, बसंत पंचमी नहीं, सरस्वती पूजा बोलते हैं उसको। पता नहीं यार, मैंने फिर शायद कुछ और पढ़ा होगा। सरस्वती गणेश जयंती, हाँ शायद कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने, गणेश जयंती शायद। सरस्वती पूजा, ओके। चलिए कोई बात नहीं। वर्ल्ड कैंसर डे आज है 4 फरवरी को। ओके। एक सेकेंड। मैं बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। जी, सेट और नेट का सिलेबस सेम होता है। तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। मैंने आपको 2 डेफिनेशन समझा दी थी। पहली डेफिनेशन जो हमने समझी थी वो थी हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन, ठीक है जी। एक डेफिनेशन जो हमने समझी थी वो थी हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था। 6:45 वाली? अरे हैं बेटा, आज कल और परसों, मतलब 6 तारीख तक शाम को हर रोज 2 क्लासेस हैं। कल भी 2 हुई थी, आज भी 2 होंगी और कल भी 2 होंगी। आई होप कि कल 2 क्लासेस में आपको मजा आया होगा। तो लेक्सिकल डेफिनेशन का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड का एक डिक्शनरी मीनिंग बताते हो, ठीक है। क्या करते हो, उसका लिटरल मीनिंग, जो उसका शब्द में, समझ रहे हो ना, जो उसका वर्ड मीनिंग होता है, जब आप उसको प्रेजेंट करते हो तो वो आप लोगों का कौन सा होता है? दैट इज व्हाट यू कॉल लेक्सिकल डेफिनेशन। और ये उसकी जो एम्बिग्यूटी होती है ना, जो उसकी हम बोल देते हैं कि ये एम्बिग्यूटी का मतलब होगा कि आप उसको, उसके अंदर जो वैग्यूनेस होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए आप इसका क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो। आवाज नहीं समझ आ रही क्या? आवाज क्लियर है क्या?
आ रही है ना? ओके, चलिए। इट आल्सो सर्व द पर्पज ऑफ इलिमिनेटिंग द एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को क्या करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है? एम्बिग्यूटी को हम रिमूव करने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, वो यूज इट। टेलीग्राम कॉमर्स नेट अचीवर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी वो हमारी थी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। जो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है, ये वो वाली डेफिनेशन होती है जिसमें आप एक स्पेसिफिक मीनिंग देते हो। एक नया मीनिंग दिया जाता है किसी एग्जिस्टिंग वर्ड को, या फिर किसी नए वर्ड को नया मीनिंग दिया जाता है, नया नाम दिया जाता है। A stipulative definition does not report the meanings of word as they are actually used. कि वो किस तरीके से एक्चुअली में यूज किए जा रहे हैं, उन शब्दों की बात की नहीं करके उनका जो नया मीनिंग है उसके बारे में हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सेल्फी, कोविड, नामकरण टाइप, सेल्फी, पाउट, कोविड, है ना? ये सब हमारे सामने ही इन शब्दों का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इससे पहले ये शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे। हमारे सामने ही इन शब्दों का क्या होना शुरू हुआ है? इस्तेमाल शुरू हुआ है। इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूस अ न्यू मीनिंग ईदर फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड और फॉर अ न्यू वर्ड, मेकअप मेड अप वर्ड। ठीक है, हम नए वर्ड हैं वो क्या किए जाते हैं? इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं, नए वर्डों को प्रेजेंट किया जाता है। आर्बिट्रेरी और स्पेसिफाइड डेफिनेशन होती है। कौन सी डेफिनेशन होती है? ये आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ? जिसमें अपने हिसाब से आप प्रेजेंट कर देते हो। और स्पेसिफाइड मतलब ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, आर्बिट्रेरी होती है और साथ ही साथ ये क्या होती है? दिस इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे लॉकडाउन थी ना, मोदी जी ने आके बोला 21 दिन के लिए कोई अपने घरों से बाहर नहीं आएगा। तो ये थी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, जिसमें आप एक न्यू मीनिंग दे देते हो। न्यू मीनिंग, न्यू वर्ड, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे ये हमने डिस्कस किया था, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड सेल्फी। सेल्फी हैज बीन इन्वेंटेड इन ऑर्डर टू सिग्निफाई अ पर्सन हु लव्स टू टेक पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है ना? अब आजकल तो बहुत सारे वो जो इंस्टा वाले होते हैं ना, वो निब्बा निब्बी टाइप, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं, हर लड़की की प्रोफाइल में सेल्फी क्वीन लिखा हुआ होता है। देखा आप लोगों ने? मैंने बहुत लोगों की प्रोफाइल पढ़ी है, उसमें सेल्फी क्वीन लिखा हुआ होता है। मतलब ऐसे तो दुनिया में किसी को सेल्फी खींचना ही नहीं आता है ना। तो ये सेल्फी वर्ड है, इसका ओरिजिन है वो रिसेंटली हुआ है, अभी हुआ है, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी मतलब होता है वॉलंटरली, अपने हिसाब से। सपोज दैट अनदर लिविंग क्रिएचर वाज फाउंड इन अनदर प्लैनेट। किसी दूसरे प्लैनेट पे कोई लिविंग क्रिएचर है, उसको क्या किया गया था? वो फाइंड आउट किया गया था। श्योरली देयर इज नो वर्ड इन अवर लैंग्वेज टू सिग्निफाई सच क्रिएचर। तो इसका मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं है उसको क्या करने का? एक्सप्लेन करने का। व्हेन वी हैव टू स्टिपुलेट दैट द क्रिएचर शैल बी नोन बाय दिस और दैट पर्टिकुलर नेम, डूइंग दिस मीन्स मेकिंग अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। इसमें आप क्या करने की बात करते हो? इसमें आप एक स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की बात करते हो। तो यहां पर वर्ड याद रखना आपने, सेल्फी, पाउट, कुछ इस तरीके के जो नए वर्ड हैं, कोविड, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना। दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद आता है इंटेंशनल। देखो, इंटेंशनल को आप कॉनोटेशन या फिर डेफिनेशन बाय कॉम्प्रिहेंशन भी बोल देते हो। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटेंशनल का मतलब होता है जब आप इंटेंशनली उसको एक मीनिंग देने की कोशिश करते हो। ठीक है, यहां पर ना दो वर्ड होते हैं, इंटेंशनल और एक्सटेंशनल। जो इंटेंशनल होता है ना, वो ऑल द प्रॉपर्टीज को, जो इंटेंशनली जानबूझ के आप ऑल प्रॉपर्टीज को क्या करते हो? ऑल प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करते हो। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, जैसे बैचलर्स आर अनमैरिड मैन,
तो अनमैरिड क्या है यहां पर, सारी प्रॉपर्टीज, मतलब सब लोगों के अंदर ये क्वालिटी होगी कि जो बैचलर्स है वो अनमैरिड है। और एक्सटेंशनल का मतलब लिस्टिंग ऑफ ऑल दोज अनमैरिड इन द वर्ल्ड। तो एक्सटेंशनल का मतलब क्या हुआ, उसको एक्सपेंड किया गया, फिर उनकी लिस्ट बनाई गई, ठीक है। इंटेंशनल और एक्सटेंशनल का मीनिंग समझ आया, मतलब स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ अ टर्म, एक किसी पर्टिकुलर वर्ड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है, प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, अब पानी की फिजिक्स के अकॉर्डिंग अलग प्रॉपर्टी होगी और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। पानी है, अगर आप उसकी बात करते हो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पानी की अलग प्रॉपर्टीज हैं, और वहीं पर अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो पानी की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब आप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू यूर अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रीहेंशन किसी वर्ड को एक्सप्लेन करते हो तो उसको इंटेंशनल बोला जाता है। तो इंटेंशनल से आप लोगों ने याद क्या रखना है, इंटेंशनल से आप लोगों ने वही अनमैरिड वाली एग्जांपल को याद रखना है। अनमैरिड वाली एग्जांपल को आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना, अनमैरिड। और एक्सटेंशनल का मतलब होता है क्लास मेंबर ऑफ अ टर, इसको डेनोटेशन बोल दिया कोलेक्टिवली, फिर कोलेक्ट कर दिया जाता है, उनकी लिस्ट बना दी जाती है, जैसे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है जी। एक सेकेंड, अभी यहां पे सुनो, देखो मैं आपको समझाता हूं, दोनों का डिफरेंस समझ लो। जब इंटेंशनल की बात होगी ना, तो इंटेंशनल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करनी है, दैट इज कॉनोटेशन, मतलब द प्रॉपर्टीज। जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल मोबाइल की अगर इंटेंशनल और एक्सटेंशनल डेफिनेशन की बात करें तो कैसे देंगे, कॉनोटेशन में आप प्रॉपर्टी की बात करोगे, ठीक है, कॉनोटेशन के अंदर या फिर इंटेंशन के अंदर आप प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेजेंट करोगे। जैसे पैसेंजर व्हीकल पावर्ड बाय एन इंजन यूज फॉर ट्रेवलिंग ऑन रोड एंड हाईवेज, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये आप लोग उस कार की प्रॉपर्टीज को बता रहे हो कि उस कार, उस वो जो कार है ना उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। इज इट क्लियर, उस कार की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। और यहां पर जो एक्सटेंशन है इसका मतलब फिर आप द क्लास मेंबर ऑल द कार्स इन द वर्ल्ड, उस पूरी दुनिया में जितनी कारें हैं उनको यहां पर एक्सप्रेस करते हो, ठीक है जी। इज इट क्लियर। एक और चीज है जो यहां पर और मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इससे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब हम इंटेंशनल की बात करते हैं ना तो उसके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। इंटेंशनल की वो किस चीज से मिलके बना है उसके फंडामेंटल्स, और एक्सटेंशनल में आप एप्लीकेशन लेयर की तरफ चले जाते हैं, बस दैट्स इट, ठीक है जी।
यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर उसकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, और यहां पर उसको लिस्ट आउट किया जा रहा है, बस दैट्स इट। राइट। अरे सिमेंटिक कहां से आ गया यार यहां पे, मेरे को एक बात बताओ। सो एक्सटेंशन और इंटेंशन, तो ये दो डेफिनेशंस आपको यहां पे बता दी हैं। इंटेंशन कॉनोटेशन की टाइप, ये डेनोटेशन की टाइप होता है। तो यहां पर प्रॉपर्टीज पे फोकस किया जाता है और यहां पर उस पूरे क्लास मेंबर को डिस्कस किया जाता है। एप्लीकेशन मतलब पूरी दुनिया में कितने कितनी कारें हैं, कितने क्लास मेंबर है उस पूरे ग्रुप के। एक्सटेंशन में यहां पर एक्सटेंड किया जा रहा है, तो एक पूरे ग्रुप की बात की जाती है, पूरे ग्रुप की बात की जा रही है। देखो यार, डेफिनेशन और प्रॉपर्टी दो अलग अलग बात होती है, ये लेक्सिकल नहीं है, दिस इज नॉट लेक्सिकल। ठीक है, देखो इंटेंशनल में फंडामेंटल पे फोकस किया जाता है और एक्सटेंशनल में उसकी एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है। डेनोटेशन को सिमेंटिक कब बोलते हैं, मेरे को एक बात बताओ। अब कौन सी चीजों को कहां से रिलेट कर रहे हो यार? मैंने आपको कब बोला डेनोटेशन को सिमेंटिक बोलते हैं? मैंने कभी बोला? सिमेंटिक होता है अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, और वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। डेनोटेशन सिमेंटिक से रिलेटेड नहीं है। सिमेंटिक तो आपका कम्युनिकेशन के बैरियर्स में आता है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है जी, समझ आया? स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टीज, यहां पर आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, और एक्सटेंशनल में उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो, जो पूरी दुनिया में वर्ड इंसान ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत प्रिसाइज तरीके से प्रेजेंट करना, है ना? क्या करना? किसी चीज को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, एकदम से क्लियर क्लियर कट क्या करना? प्रेजेंट करना। किस वे में? द पर्पज ऑफ प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज टू रिड्यूस द vagueness of a word. There are terms in our language which must have precise definition because some future action are based on our knowledge of them. कि वो बहुत ही क्लियर तरीके से हमारे सामने एक्सप्लेन होनी चाहिए। वैग्यूनेस वही आपका अनक्लियर होता है, कि बहुत क्लियर तरीके से हमारे सामने वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम से क्लियर तरीके से हमारे सामने रहेंगी और हमारा फ्यूचर में, मतलब जो हमारे एक्शन है ना, जो फ्यूचर एक्शन है, जो हमारे फ्यूचर एक्शन है, वो उस पर डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर? तो वो होती है प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज का मतलब टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो, ये ना ज्यादातर टेक्निकल वर्ड्स में इस्तेमाल की जाती है। जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, उसको हम टू द पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि बस इसका इतना ही मीनिंग होगा। वैग्यूनेस मतलब अनक्लियर। जैसे देखो, अब जैसे लीगल टर्म है, थेफ्ट है, मर्डर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट्स है, सवर्निटी है। अब ये जो वर्ड है ना, इनको हम अपनी भाषा में बोलें तो इसका मीनिंग अलग होगा। हमारे लिए मर्डर का मीनिंग अलग होगा। हमारे लिए मर्डर का मीनिंग क्या होगा? उसने उसे मार दिया। बट अगर आप लॉ के हिसाब से देखोगे, अगर आप लीगल बेसिस पे देखोगे, तो इसका मीनिंग कुछ और होगा। समझ रहे हो ना? अगर आप लॉ के हिसाब से देखोगे, अगर आप ये देखोगे कि लॉ में इस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो वहां पर इसका मीनिंग कुछ और होगा।
बात समझ में आई? तो प्रिसाइजली किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसके लिए जो डेफिनेशन का इस्तेमाल होता है उसको हम कौन सी डेफिनेशन बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल प्रिसाइज डेफिनेशन। और प्रिसाइज डेफिनेशन में हम टेक्निकल वर्ड्स को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, और वो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है? टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चीजों को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया जाता है। राइट? तो इस तरीके की डेफिनेशन को आप क्या बोल देते हो? प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल, मतलब लेजिस्लेटिव, मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको क्या बोला गया? लीगल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको क्या बोला गया है, हम इस चीज के बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि लीगल टर्म्स में उसको क्या बोला गया। ठीक है जी, लीगल टर्म्स में उसको क्या बोला गया। तो ये होगी आप लोगों की प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। हियर आर द, एक सेकंड, बीच में अच्छा एक स्लाइड मिस हो गई। परसुएसिव डेफिनेशन होती है, ठीक है, एक मैं उसकी ना, ये समझ आ गया ना? यहां तक समझ आ गया? प्रिसाइजिंग डेफिनेशन तक समझ आ गया? उसके बाद ना एक स्लाइड मिस हो गई है, ये परसुएसिव डेफिनेशन की एग्जांपल है। तो मैं परसुएसिव की पहले आपको मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। रुको। परसुएड करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसुएशन? इन्फ्लुएंस करना, है ना? लेक्सिकल तो बेटा किसी भी वर्ड का मीनिंग हो सकता है जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। प्रिसाइज का मतलब टू द पॉइंट मीनिंग, जैसे लीगल टर्म्स वगैरह होती हैं। देखो, परसुएसिव डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना। परसुएसिव ना एक डिबेटेबल टॉपिक्स पे होते हैं, समझ रहे हो ना? जहां पर आपके दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, या तो फेवरेबल होगा या फिर अनफेवरेबल होगा। समझ आया? दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, या तो फेवरेबल होगा उस चीज के, या फिर अगेंस्ट होगा। या तो उस चीज के फेवर में बोला जाएगा या फिर उसके अगेंस्ट बोला जाएगा। सम डेफिनेशंस आर इंटेंडेड आइदर मेनली एटलीस्ट पार्टली टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, मतलब परसुएशन का मतलब किसी के एटीट्यूड को परसुएड करने की कोशिश की जा रही है। These definitions are categorized inside either favorable or unfavorable response to the object. जैसे डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट इज वीक, इंफीरियर इज। दूसरा, डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट इज पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लिख रहे हो ना? दोनों चीजों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक जगह पर डेमोक्रेसी के फेवर में बोला जाता है, दूसरी साइड पे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोला जाता है। हाँ, प्रिसाइज में टेक्निकल वर्ड ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो उसके फेवर और अनफेवर में। जैसे डिबेट होती है ना, तो वहां पर जो डिबेट में चीजें होती है वो भी परसुएसिव डेफिनेशन की ही बात होती है। अपनी बात को आप प्रेजेंट करते हो, अपनी बात को आप सही साबित करने की कोशिश करते हो। A dictator is one who achieve greatness by violence of political sphere.
Love is an illusion on people who do not know the difference between reality and fantasy. Contraception is the deliberate prevention of unwanted pregnancy so that families may be able to give the best care of their children. Contraception is willful interference of God will do the children who would have seen light of the day. मतलब कुछ भी है यार इसमें, बस आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि हमें दो चीजों पे फोकस किया जा रहा है कि आप उस चीज के या तो फेवर में बोल रहे हो या फिर उसके अनफेवर में बोल रहे हो। Yes, it is just like an argument. Yes, you can call it, it is just like an argument. अगर आप लास्ट लाइन देखते हो ना, ये वाला इसका पूरा क्रक्स लिखा हुआ है, क्या बोलता है? Persuasive is not really concerned with revealing the true nature of the concept. कि कंसेप्ट के डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है, but rather than influencing attitude by using phrase that appeal to one's emotions. समझ रहे हो ना कि एक बंदे के इमोशंस को इस्तेमाल करके क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा है भाई, ऐसा है। इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि उससे कुछ रिजल्ट है वो आपको मिल जाए। और जो ये लोकसभा राज्यसभा होता है ना, देखो जो भी डिबेटेबल टॉपिक होते हैं ना, आप याद रखिए, जो भी डिबेटेबल टॉपिक होता है बेटा वो हमेशा परसुएसिव में आ जाता है। जैसे अबॉर्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अबॉर्शन के बारे में कुछ लोग उसके फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलेंगे, लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं। जैसे आजकल भी आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, स्टक हो गया क्या? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, वो उस चीज को आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा। जैसे ठीक है, देखो पुराने टाइम में, या पुराने टाइम को तो छोड़ो, नए टाइम में भी एक सिस्टम है जिसको आप डॉरी बोल देते हो, जिसको आप दहेज प्रथा बोल देते हो ना, कि जब लड़की की शादी होती है तो उसकी फैमिली के लोग उसको दहेज देते हैं। ठीक है, उसके दहेज में बहुत सारी चीजें हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, उसके दहेज में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, घर का सामान है, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो दी जाती हैं लड़की की तरफ से। ये तो इस कंसेप्ट को आज तक बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, इसके अगेंस्ट, इसके फेवर में बहुत सारी चीजों के बारे में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। बट रिसेंटली 5-7-10 सालों से एक नया ट्रेंड आया है जो कि इसको काउंटर कर रहा है। वो उसमें क्या है कि अगर लड़के वाले लड़की वालों से दहेज लेते हैं तो जो लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, लड़का कितना कमाता है, दैट इज आल्सो अ दहेज। मतलब लोगों के व्यू पॉइंट है, समझ रहे हो ना, कि अगर आप इस चीज को सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि लड़की के फैमिली वाले लोग लड़के को दहेज दे रहे हैं, तो वो फिर ये क्यों चेक कर रहे हैं कि लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ है, क्या लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा है या नहीं कमा रहा, समझ रहे हो ना। So this is something that is a persuasive definition, जिसमें परसुएड करने की कोशिश की जाती है, अपने व्यूज दूसरे के एनकाउंटर में रखे जाते हैं। पॉइंट तो है ना, अगर देखा जाए एक्चुअली में पॉइंट तो है ना, कि अगर यहां पर आप डॉरी की बात करते हो तो दिस इज समथिंग आल्सो अ टाइप ऑफ डॉरी, जो हिडन डॉरी, हिडन डायरी की तरह है कि हाँ भाई, कि अगर लड़का, देखो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने ये ना इंडिया में क्या, मुझे लगता है हर जगह पे ये ट्रेंड है कि हमारे लिए यहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब ना एक ऐसी चीज है, मतलब अलादीन के चिराग की तरह है। बहुत सारे आपके घर में भी ऐसी चीजें होती होंगी, आप लोगों के लिए कोई रिश्ता, आपके घर में कोई रिश्ता, या आपके लिए कोई लड़का, या मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर गवर्नमेंट जॉब होती है ना तो घर वाले ये नहीं देखते हैं फिर लड़का कैसा है, लड़के की फैमिली कैसी है, लड़के का नेचर कैसा है, सबसे सारी चीजें ना गवर्नमेंट जॉब पे आके खत्म हो जाती हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, और ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी में, ये रियलिटी है। उनको लगता है कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब है ना तो बस इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। कि अगर गवर्नमेंट जॉब है ना तो इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस दुनिया ही खत्म है। गवर्नमेंट जॉब से ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचा जाता है या नहीं सोचा जाता। बट
अगर आप आज के टाइम पे देखो ना, गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा एलिमेंट पता क्या है? लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है ना वो सिक्योर्ड जॉब है। आप 50-60 साल तक आपको हर महीने इतने पैसे आएंगे, है ना, इतने पैसे आएंगे, ऐसा होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उसमें यह है कि सिक्योरिटी के बिना और कुछ नहीं रहा। बट आप लोगों को पता है एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में जितना एक साल के अंदर कमाता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, खुद के दम पे स्टैंड करने वाला बंदा उतना पैसा एक महीने में कमा लेता है। कैन यू इमेजिन? गवर्नमेंट जॉब में जैसे सपोज करो बैंक में किसी की जॉब लगी, वो मानते कि वो बंदा 40,000 रुपए कमा रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक माइंड सेट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? अब इसको इसको सिर्फ समझाने के लिए, आपका दिमाग खोलने के लिए मैं बता रहा हूं। 40,000 है, अगर वो 40,000 रुपए हर पूरे 12 महीने कमाता तो एक साल में कितने पैसे हो गए? कितने रुपए हो गए? 4,80,000 रुपए, यही हुआ। 5 लाख मान लो, चलो आप सीधा सा इसको साइड पे कर दो, इसको आप 5 लाख रुपए मान लो, 5 लाख रुपए मान लो। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो तो 10 लाख रुपए एक महीने का ही कमा लेते हैं। समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ अलग अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। अब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप गवर्नमेंट जॉब ना करो, मैं सिर्फ आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं कि हमारी सोसाइटी ने गवर्नमेंट जॉब को इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि, समझ रहे हो ना, अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी सबसे बड़ा रीजन हो गया है। लोगों के अंदर से क्रिएटिविटी गवर्नमेंट जॉब ने खत्म कर दी है। लोगों को ये लगता है कि बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी था कि मेरा दोस्त था, वो 10वीं क्लास में फेल हो गया था मेरे साथ, 10वीं क्लास में फेल हो गया। जब मैं बीकॉम तक था ना, उस भाई ने अपनी एक वर्कशॉप बना ली थी जिसमें वो 10 लोगों को काम करवा रहा था। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज समथिंग, गवर्नमेंट जॉब को इतना बड़ा बना दिया है जितनी बड़ी वो है नहीं। मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है, इवन कि मेरी फैमिली में भी यही था। मैंने तो 2-3 गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट अगर आपको इंटरेस्ट, आप जरूर लीजिए। नहीं नहीं, वो देखो, वो तो मैं मानता ही हूं ना, अदर फैक्टर्स भी हैं, बट मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, समझ रहे हो ना? इसको दिल पे मत लो, मेरी बातों को सिर्फ समझा करो, उस पर सिर्फ एनालिसिस किया करो। ये मैं कोई जजमेंट नहीं देता हूं कि आपको गवर्नमेंट ही करनी है, आपको प्राइवेट ही करनी है। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने दोनों साइड रख देता हूं कि प्राइवेट के अपने फायदे नुकसान होते हैं, गवर्नमेंट के अपने फायदे नुकसान होते हैं। वो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपके लिए कौन सी बात है वो, मतलब आपके लिए कौन सी चीज है वो यूजफुल होती है। ठीक है जी? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक फुटबॉलर है जलातन, कौन सी कंट्री का वो मुझे नहीं पता, मे भी शायद आप लोगों ने कोई ना कोई उसकी वीडियो देखी होगी। वो पीछे ना लड़कियों की तरह वो चोटी सी बना के रखता है, ठीक है? अगर सर्च करोगे ना तो जलाटन, उसका एग्जैक्ट नाम की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं मुझे आती क्या है, बट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है? मतलब मैसी रोनाल्डो के जैसा ही प्लेयर है। तो उसकी एक इंटरव्यू चल रही थी, तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मैंने सुना है आपको $100 मिलियन की एक डील मिली थी, $100 मिलियन की एक डील मिली थी, आपने उसको छोड़ दिया, तो आपको लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? वो बोला मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट।
A lot of money is important. बोला पैसा जरूरी नहीं है, बहुत सारा पैसा जरूरी है। समझ रहे हो ना लोगों के माइंडसेट के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस चीज के बारे में देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। अब हर बंदे का अपना अपना तरीका। कुछ लोग 10,000 में खुश हैं, जिनको हर महीने 10,000 मिल रहा है वो उसी में खुश हैं। कुछ लोगों को चाहिए नहीं भाई मेरे को 10 लाख चाहिए, जिसको 10 लाख मिल रहा है उसे चाहिए कि 1 करोड़ चाहिए। समझ रहे हो ना। तो हर बंदे की अपनी अपनी परसेप्शन। बट या समहाउ आपको भी पता है कि आज के टाइम पे अगर आप कमाओगे नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर इसमें कोई कुछ भी आपको आके बोलता रहे कि नहीं नहीं भाई अपने पैशन को ही फॉलो करो, ये करो वो करो, अल्टीमेटली आप लोगों को पता है कि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। पैसे की जरूरत है आज के टाइम पे। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी परसुएसिव डेफिनेशन। जैसे इसमें ये अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस किया गया है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंफीरियर। ठीक है। ये बताया था कि एक जगह पर डेमोक्रेसी को इंफीरियर बताया हुआ है और दूसरी जगह पर डेमोक्रेसी को फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है। ये ना हमारी जब हम 8वीं 9वीं में था हमें एक चैप्टर होता था डेमोक्रेसी। अच्छा ये डेफिनेशन किसने दी थी पता है आप लोगों को? अब्राहम लिंकन है। ठीक है। जिसकी मैंने कल आपको क्लास में एग्जांपल दी थी। ये बेसिकली अब्राहम लिंकन के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। ये फोटो अच्छी है ना, इसको देखना चाहिए। वैसे तो देखी होगी आप लोगों ने। ये देखो ना, लगभग हो गया स्कूल में, बस थोड़ा और मैं जीत गया। ओ तेरी, ऐसे ही होता है ना लोग। हम हर जिंदगी के हर फेज में होते हैं ना। जिंदगी के हर फेज में हमें पता है लोग क्या बोलते हैं कि बस यहां तक स्ट्रगल है, उसके बाद तो सब आसान ही है। 10वीं कर लो उसके बाद तो जिंदगी आसान ही है। 11वीं 12वीं में कौन पढ़ता है? 11वीं 12वीं में पढ़ो भाई, बीकॉम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीकॉम के बाद खुशी है। बीकॉम कर ली फिर एमकॉम कर लो। एमकॉम के असली जंग ही तो एमकॉम के बाद शुरू होती है भाई। करियर की लड़ाई ही तो एमकॉम के बाद शुरू होती है, ये वाली असली लड़ाई। चलिए, तो ये समझ रहे हो ना, ये होगी आप लोगों की कौन सी डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, बैकग्राउंड नहीं है भाई, ये किताबें रखी हुई हैं, ये फोटो नहीं लगी हुई, किताबें रखी हुई। उसके बाद आता है ऑपरेशनल। देखो नाम से पता चलता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब हुआ ऑपरेशन, समझ रहे हो ना। ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ? जब आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है। ऑपरेट, समझ रहे हो ना। ऑपरेट, जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज पहले सिखाई थी, जब मैं आप लोगों को कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में डिफरेंस बता रहा था। चलो याद देखूं आप लोगों को कितना याद है। कमेंट में बताइए कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव? ऑपरेट करने के बारे में जब मैं आप लोगों को बोला था कि ऑपरेट, ऑपरेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑपरेट आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो। ठीक है। कि हाँ भाई मैं इस चीज को लेके ऑपरेट कर रहा हूं। ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है भाई मेरे लिए अपने कुछ, पहले मेरे खुद के टारगेट्स हैं। ठीक है। मेरे लिए कुछ खुद के टारगेट्स हैं। अगर मैं उन टारगेट्स को अचीव करूंगा तभी मेरी टीम है वो जीत पाएगी। अगर मैं अपने टारगेट्स को अचीव करूंगा। ठीक है जी। अगर मैं अपने टारगेट्स को अचीव करूंगा तभी जो मेरी टीम है वो जीत पाएगी। दैट्स इट। अ टाइप ऑफ इंटेंशनल डेफिनेशन वाइडली यूज्ड इन साइंस। ऑपरेशनल, पहली बात तो याद रखिए ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशन कहां पे करते हो आप? साइंस में करते हो। कहां पे किया जा रहा है? साइंस में किया जाता है। It is define a word or occurrence by stating the necessary conditions that are required in order to something to be called a such a term.
मतलब इसमें आप एक ऑपरेशन के लिए जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है आप उसको भी डिफाइन करते हो, समझ रहे हो ना? आप उस प्रोसेस को डिफाइन करते हो कि अच्छा इसका ये वाला प्रोसेस है, तो वो चीज क्लियर होती है। समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आप किसी वर्ड को डिफाइन करते हो, उसके साथ वो कुछ कंडीशंस को भी डिफाइन करते हो जो उसको वो वर्ड बनाता है। मतलब समथिंग इज एफ ओनली इफ ओनली, कि इस वर्ड को ये कहा जाएगा सिर्फ इस वजह से अगर इसमें ये होगा। समझ रहे हो ना? जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को कॉज और इफेक्ट तभी बोला जाएगा कि अगर कॉज की वजह पे इफेक्ट होगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक कंडीशनल डेफिनेशन की तरह हो गई, उसके ऑपरेशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है साथ में। यू आर जस्ट गिविंग द ऑपरेशन, यू आर गिविंग द प्रोसेस, कि उसमें अगर ये होगा तो वो इस तरीके से काम करेगी। ठीक है जी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि उसके अंदर अगर ये होगा तो वो इस तरीके से काम करेगी। समथिंग इज एक्स इफ एंड ओनली इफ इट हैज समथिंग एल्स। मतलब एक तरीके से आप लोगों ने इसमें क्या याद रखना है कि एक कंडीशन इसमें रहती है, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सर इनसे क्वेश्चन आते हैं बेटे? जरूर आते हैं। शेड्यूल 11 बजे होती है पेपर 1 की क्लास। यू विल फाइंड क्लास ऑन पेपर 1। तो ये होता है, जैसे देखो इंटेलिजेंस, किसी बंदे को आप इंटेलिजेंस तभी बोलोगे अगर उसका स्कोर 550 आएगा। समझ रहे हो ना? अब समझ आया? अगर आप किसी को अडल्ट तभी बोलोगे अगर उसकी उम्र 18 साल होगी। समझ रहे हो ना? आप ऑपरेशनल, आप उसके साथ एक कंडीशन ऐड कर दिया कि उसको ये तभी बोला जाएगा अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा। बस घुमा फिरा के इसी तरीके से चीजें चल रही हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। इंटेलिजेंस है, अगर किसी इंजीनियर किसी इंजन को रिपेयर करने में उसने 2 घंटे लगा दिए। इंटेलिजेंस है नंबर ऑफ हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड। अच्छा, स्टूपर डेफिनेशन, ये अंगूठे पे, हाथों पे बाल थोड़ी होते हैं। अच्छा, लिखा भी हुआ है एक स्टूपर डेफिनेशन, यहां पे लिखा भी हुआ है कि एक स्टूपर डेफिनेशन है। स्टूपर डेफिनेशन थम यहां पे थोड़ी होते हैं। कभी मैंने ही ध्यान नहीं दिया जो सच्ची नहीं होते, होते ही नहीं है यार। तो ये तो भाई उसने लिख ही दिया कि ये एक स्टूपिड डेफिनेशन है। अरे पीछे तो होते हैं, नंबर ऑफ ऑन द लेफ्ट थंब, ऑन द लिखा हुआ है, अबव द नहीं लिखा हुआ, ऑन यहां पे तो नहीं होते। ठीक है जी? तो ये आप लोगों की डेफिनेशन होगी। आपने इसमें याद रखना है कि वो वर्ड तभी वो वर्ड बनेगा उसकी अगर एक कोई कंडीशन फुलफिल होगी। अगर उसकी कोई कंडीशन फुलफिल होगी, अगर उसकी कोई कंडीशन फुलफिल होगी, तभी आप उस वर्ड को ऑपरेशनल डेफिनेशन का नाम दोगे। ठीक है जी? उसके बाद आता है फंक्शनल। फंक्शनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये मैं दिखाता हूं आपको कौन सी होती है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, चलो इसकी कोई डेफिनेशन, इसकी कोई वो ढूंढते हैं।
ये देखो जैसे मनी होता है ना, मनी पैसे के फंक्शन होते हैं, तो उसकी एक फंक्शनल डेफिनेशन होगी। देखो इनका मीनिंग कहीं हो, इनका इस्तेमाल कहीं हो ना हो, या आप लोगों को पैसे के सॉरी दो दो नंबर देके। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द पेमेंट ऑफ डेट। प्रोफेसर Colburn defined money as a mean of valuation and payment in terms of unit of account. Sir John Seaton say money is defined as a function। मतलब जो वो वर्ड अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो ना, जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जो उस डेफिनेशन के फंक्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है जी, किसी भी वर्ड के फंक्शन की बात हो रही है। हाँ मतलब वो जिसके फंक्शन होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, पर्पस उसकी यूज का या उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप किसी डेफिनेशन को डिफाइन करते हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज समथिंग फंक्शनल डेफिनेशन। और देन आ जाती है आपकी एनालॉगस। एनालॉगस में कुछ नहीं होता, आप अरे एग्जाम ये क्या थी, एग्जाम्पल ही तो दिया, पैसा है, पैसे की डेफिनेशन एक तो ये हो गया सिंपल पैसे की डेफिनेशन, और दूसरा अगर उसी पैसे की डेफिनेशन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग दे दी कि पैसा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, पैसे के कौन कौन से काम है, पैसे की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, पैसे के कौन कौन से एक्शन है, जब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज को, तो वो आप लोग उस डेफिनेशन को क्या बोल दोगे, आप उसकी फंक्शनल डेफिनेशन बोलो। वो उसकी कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी, दैट विल बी योर फंक्शनल डेफिनेशन। ठीक है जी, वो आपकी कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी, दैट इज व्हाट वी कॉल फंक्शनल डेफिनेशन। हाँ मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बोल सकते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो किसी भी चीज को, राइट। एक सेकंड, चलिए, किसी भी तरीके से आ सकती है ये, मैच द कॉलम में भी आ सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आ सकती है। एनालॉगस तो देखो जब आप दो चीजों को आपस में रिलेट करके एक्सप्रेस करते हो ना, देखो एनालॉगस आपको एक तो लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉगी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। एनालॉगी वाले आपको कोई बार तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये एनालॉगस है, ये एनालॉगस है, और कई बार आप लोगों को फिर एनालॉगस डेफिनेशन भी आ जाती है, जैसे ब्रेन एंड कंप्यूटर, दिमाग को कंप्यूटर के साथ रिलेट करना, समझ रहे हो ना कि वो तो घोड़े की तरह भागता है, तो उसको उसके भागने की जो कैपेबिलिटी है उसको घोड़े के साथ कंपेयर किया जा रहा है, खा खा के हाथी हो गया है, तो वो मोटा है इस वजह से उसको हाथी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसा समझ रहे हो ना, इस तरीके से आप एक तरीके से उपमान वाला हो जाएगा, उपमान, है ना, खा खा के हाथी हो गया है। अक्सर बोलते हैं ना हम अपनी डेली लाइफ में इस तरीके के वर्ड, हम अक्सर ये सारी चीजें देखने में भी आती हैं, पढ़ने में भी आती हैं। कुछ लोग होते हैं वो पूरा दिन बस बेड पे बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं,
कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। मतलब अगर लाइट भी बंद करनी हो ना तो भी मम्मी को बोलेंगे मम्मी लाइट बंद कर दो, मम्मी खाना दे दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, आलसी हो चुके हैं। और फिर एक दिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनको बेड से उठाने के लिए जेसीबी लेके आनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूं कि ज्यादा नहीं तो दिन में 15-20 मिनट वॉक जरूर किया करो, फिजिकल एक्टिविटी जरूर किया करो। कुछ भी करो, नाचो गाओ, जो करना है करो, बट दिन में कम से कम अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा जरूर निकालो। ठीक है जी, आधा घंटा बहुत है, आधा घंटा बहुत है अपने बॉडी के लिए। वो कुछ भी करो। मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब आपकी इच्छा है। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल तो कुछ नहीं है, इन्वॉल्विंग थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट रेदर देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब मतलब समझ रहे हो ना उसका, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब समझ रहे हो ना कि उसकी थ्योरी क्या है। ये तो आप लोगों ने पता, जैसे बेसिक रिसर्च पढ़ते हैं ना, जैसे बेसिक रिसर्च होती है, तो यहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रैक्टिकल तरीके से वो चीज कैसे प्रेजेंट की जाएगी। यहां पर सिर्फ उसके थ्योरेटिकल बेस के बारे में बात किया जाएगा कि अच्छा यार ये इसकी थ्योरी ये। ठीक है, एक में रिलेशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। In relational argument, both premise and conclusion are relational proposition. There are two characteristics of relation: relation to itself and relation to other. ठीक है, बस नाम से ही याद होना चाहिए कि रिलेशनल में आप आपस में उनके रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इनके ना कीवर्ड सारे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, जितनी भी डेफिनेशन है। और इसके साथ आप लोगों को एक कॉनोटेशन और डेनोटेशन मीनिंग बताया था रिसर्च उसमें, कम्युनिकेशन में, याद है? कॉनोटेशन और डेनोटेशन वाला एक मीनिंग बताया था, जिसमें मैंने आपको होम स्वीट होम की एग्जांपल दी थी। कौन सी एग्जांपल दी थी? होम स्वीट होम की एग्जांपल दी थी। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। तो हम अपने घर को जब जैसे बोलते हैं ना, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन मतलब आपकी भावनाओं वाला, फीलिंग्स वाला। जब आप किसी वर्ड का एक फीलिंग वाला मीनिंग देते हो, अब यहां पर मीनिंग की बात हो रही है, डेफिनेशन की बात नहीं हो रही। यहां पर मीनिंग की बात हो रही है, डेफिनेशन की बात नहीं हो रही। तो कॉनोटेशन मीनिंग कौन सा होता है? वो वाला मीनिंग जिसको आप अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है जी। और वहीं पर अगर ये कॉनोटेशन, मीनिंग, और यहां पर डेनोटेशन मीनिंग। कॉनोटेशन वो वाला होता है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, मतलब आप अपने हिसाब से किसी चीज को बताते हो। और यहां पर जो एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी जैसे लेक्सिकल की तरह हो गया ना, एक डिक्शनरी मीनिंग है। जैसे जैसे वही है होम। अगर आप घर की एग्जांपल लेते हो, अगर आप होम के बारे में देखते हो, तो होम को अगर एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो डेनोटेशन के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, डेनोटेशन को। और कॉनोटेशन आप कल्चरल मीनिंग भी बोल सकते हो। यस, यू कैन कॉल इट, इट इज समथिंग लाइक कल्चरल मीनिंग। ये आप लोगों का एक तरीके से कल्चरल मीनिंग हो जाएगा। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये सही था, है ना?
ये बहुत सही था भाई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज ना सुबह से लाइट नहीं है, तो मैं इस क्लास को और खींचूंगा तो किसी भी टाइम पे लाइट हो सकती है और हमारा लेक्चर बीच में ही छूट सकता है, तो इस वजह से ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो आगे का जो फैलेसी वाला टॉपिक है, वो फैलेसी दो लेक्चर रह गए और आपके टॉपिक भी 2-3 रह गए हैं, हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। एक फैलेसी रह गया, एक सम नॉट वाला केस रह गया, वुड एंड फिगर, और साथ में मीनिंग ऑफ जो वो लैंग्वेज वाला, बड़े आराम से हो जाएगा। फॉर्म कब रिलीज होते हैं? देखो फॉर्म इस मंथ के एंड में हो जाएंगे या फिर फरवरी मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएंगे। कल पेपर 1 की कोई क्लास नहीं, मतलब शाम को तो होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली कल और परसों क्लासेस तो होंगी जो फ्री वाली हैं। कल सुबह 11 वाली क्लास नहीं होगी, 2 बजे की होगी कल क्लास, कॉमर्स की तो होगी, पेपर 1 की नहीं होगी। इंडियन लॉजिक ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आकांक्षा इंडियन लॉजिक का कोर्स बेटे आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो, वो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग में पढ़ा दिया, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। हाँ हाँ यार, जब आप एमकॉम, जब आपने अपनी मास्टर्स में एडमिशन ले ली ना, यू आर एलिजिबल फॉर द नेट जेआरएफ, बात खत्म। कंडीशन ये होती है कि अगर आपका रिजल्ट आ गया तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी पीजी होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। पेपर 2 की क्लास बेटा 2 बजे है। अरे यार सारे कोर्सेज आएंगे, सीक्वेंस वाइज आएंगे, प्राइवेट से मास्टर बिल्कुल वैलिड है। मेरी प्रोफाइल में जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको सिंपली मेरी प्रोफाइल में जाना है। मैंने पहले भी बोला था कि एक बार इस ऐप को थोड़ा सा सीखो चलाना, ठीक है, अनअकैडमी को कैसे चलाना है उसको यूज कीजिए। हाँ बस कोर्सेज को जाके एनरोल करना है। स्पेशल क्लास अभी पेपर 1 की शुरू की है, एक बार रिजल्ट आउट हो जाए उसके बाद पेपर 2 भी शुरू करते हैं, दोनों करेंगे। पेपर 1 भी करें, पेपर 1 तो कर ही रहे हैं, इसके बाद फिर पेपर 2 भी करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ये मैंने बहुत लोगों से सुना कि क्या सिर्फ जेआरएफ के लिए 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, एज की सीमा है, एज की सीमा है, एज बार है। नेट के लिए तो एज बार भी नहीं है, नेट तो आप 50 साल की उम्र में भी क्लियर कर सकते हो, बट जेआरएफ के लिए आई थिंक फीमेल के लिए 35 है, 35 कुछ ऐसा है। गर्ल्स के लिए जेआरएफ की एज शायद 35 है, चेक कर लीजिए एक बार। फीमेल के लिए 35 है, मेल के लिए 30 है या कुछ ऐसा ही है। वो टाइम टू टाइम कई बार मॉडिफाई करते रहते हैं। अभी 1 साल की एक्सटेंशन दी थी इन्होंने कोविड की वजह से, मेल के लिए 30 और फीमेल के लिए 35, अभी आई थिंक 36 है, 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी कोविड की वजह से। यूजीसी का नोटिस आया था, अभी 36 है फिलहाल के लिए, बट वो कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड हुई है, तो वो मे भी किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। कल सैटरडे क्लास नहीं होगी, शाम को क्लास होगी पेपर 1 की फ्री वाली। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए खूब, ठंड से बच के रहिए, अपने आप बचिए और अपनी फैमिली को भी बचा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 2 बजे मिलते हैं पेपर 2 की क्लास में, और शाम की क्लासेस को एनरोल कर लो, पेपर 1 वाली फ्री क्लासेस। बाय।